हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री में हमारा वैदिक काल चल रहा था। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में किए थे ऋग वेद काल के भौगोलिक क्षेत्र के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और वन लाइनर 60 कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो 60वां हमने क्या किया था कि ऋग्वेद के अनुसार यह भूभाग उपजाऊ, नदियों से परिपूर्ण और कृषि योग्य था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि ऋग्वेद में आर्यों की भूमि को क्या कहा गया है, क्या बोला गया है? ऋतंभरा भूमि भी बोला गया है। क्या बोला गया है? ऋतंभरा भूमि। क्या बोला गया है? ऋतंभरा भूमि। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। ऋतंभरा भूमि किसको बोला गया है? आर्यों की भूमि को। इस काल में आर्यों का निवास उत्तर पश्चिमी भारत की नदियों के किनारे केंद्रित था, जो हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। लास्ट से लास्ट जब आपको समझाया था, अभी दिखा देती हूँ कहाँ पर था वो हमारा। काफ़ी पीछे चला गया क्या? यहाँ पे हमने अच्छे से समझा था कि नदियों का वर्णन कैसे हुआ था, ठीक है। कि उत्तर पश्चिमी जो हमारा ये भारत है, भारत का ये एरिया क्या है आपका? उत्तर पश्चिमी है। तो इस एरिया में नदियों के किनारे ये लोग ज़्यादातर बसे हुए थे। ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा है। तो चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत की नदियों के किनारे केंद्रित था। ऋग्वेद में कुबा लिख रखा है, इसको कुबा बोल दो, ठीक है। आज की जो काबुल नदी है इसका भी उल्लेख है। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? आपकी अफ़गानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर है बेटा ये नदी? आपके अफ़गानिस्तान में, ठीक है। हमने किया था जैसे कुबा थी, कुर्रम थी, और कौन कौन सी नदियाँ थी जो आपके इसमें अफ़गानिस्तान में थी, ठीक है। गोमती हो गई जिसको हम गोमल के नाम से जानते हैं, स्वास्तु होगी जिसको स्वात नदी के नाम से जानते हैं। ये सब कहाँ थी? आपके अफ़गानिस्तान में थी, ठीक है। ऋग्वेद में गोमती नदी, जिसको हम गोमती नदी को किस नाम से जानते हैं? गोमल नाम से भी जानते हैं। इसका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सुवस्तु नदी जो आपकी अफ़गानिस्तान में ही है, इसको हम स्वात नदी के नाम से भी जानते हैं, का उल्लेख मिला है, जो आज की स्वात नदी है। ऋग्वेद में कुरु और पंचाल क्षेत्रों को आर्य संस्कृति का केंद्र बताया गया है। किसको? कुरु वंश और पंचाल क्षेत्र। कुरु क्षेत्र और पंचाल क्षेत्र को आर्य संस्कृति का क्या बताया है? केंद्र बताया गया है। ऋग्वेद में जनपद की अवधारणा भूमि और नदी घाटियों से जुड़ी थी। ऋग्वेद में दुहया, कल हमने किया था ना कि जैसे 10 राग आपका युद्ध हुआ था, उसमें 10 आपकी जनजातियां थी, आर्यंस की ही, उनके राजा सुदास से युद्ध हुआ था। उसमें पंचजन आपको बताए थे। वो कौन कौन से थे आपके? दुहया, पुरु, यदु, तुर्वश, अनव। ये हम कल समझ चुके हैं। जैसे आर्य जनों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिनको क्या बोलते थे? पंचजन भी बोलते थे। हम इनको क्या बोलते थे? पंचजन भी बोलते थे और पंचकृष्ट भी बोलते थे। इनको क्या बोलते थे? पंचजन, और या ये लगा लो पंचकृष्ट, ठीक है, पंचकृष्ट। ऋग्वेद में दुहया और अनवजन कहाँ रहते थे? अफगानिस्तान के क्षेत्र में, जो आपका पश्चिमी उत्तर क्षेत्र है, यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पर कौन सी जनजातियाँ रहती थी? दुहया और अनव जनजातियाँ रहती थी। ये भी आर्यंस की ही जातियाँ थी, इस चीज़ को याद रखना। और जो आपके यदुवंश और तुर्वश जनजातियाँ थी, ये सरस्वती और गंगा यमुना के क्षेत्र में फैले थे। पुरु जन सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे प्रभावशाली थे। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों ने नदियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की। ऋग्वेद में नदियाँ समृद्धि, उर्वरता और जीवन का प्रतीक थी। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग मुख्यतः जलराशि, झील या नदी संगम के लिए हुआ। ऋग्वेद के अनुसार जो आर्य थे आपके, वो कैसी सभ्यता थी? नदी घाटी सभ्यता में रहते थे। ऋग्वेद में सिंधु नदी को क्या बोला गया है? गंभीर, सिंधु माता, नदीतमा, ठीक है। नदीतमा तो सरस्वती को बोला है, एक नदी माँ या बोला गया है,
ठीक है, गंभीर, तीव्र, गर्जनशील बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है, नदी तमा बोला गया है। ठीक है, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का सीधा उल्लेख नहीं है, पर मुंजवन पर्वत, हिमवत, ये ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ऋग्वेद में मरुत पर्वत भी किसको बोला गया है? मरुत पर्वत भी आपके हिमालय को ही बोला गया, जो संभवतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक भूगोल से स्पष्ट होता है कि आर्यों का जीवन और उनकी संस्कृति किस पर आधारित थी? सारी नदियों पर आधारित थी। जैसे आपके सिंधु घाटी सभ्यता भी किस पर आधारित थी? नदियों पर आधारित थी, सेम आर्यंस की थी। अब देखिए हम इनका खान पान देखते हैं कैसा था। ऋग्वेद काल में लोग, उनका मुख्य भोजन क्या होता था? सबसे मुख्य भोजन क्या होता था? वैसे तो आपका जो होता था, जिसको कि ये लोग क्या बोलते थे? यव बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? यव बोलते थे। क्या बोलते थे? यव। क्या बोलते थे? यव। ठीक है, ऋग्वेद काल में लोगों का मुख्य भोजन दूध और दुग्ध उत्पादन थे। ये लोग दही, मक्खन, घी, छाछ, पनीर का सेवन करते थे। घी को धार्मिक यज्ञों और हवनों में पवित्र आहुति के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे आज भी किया जाता है। मुख्य अनाज यव यानी कि जो होता है, और चावल यानी कि धान्य, ये थे इनके मुख्य। ऋग्वेद में ओदन किसको बोला गया है? जो चावल और जौ की खिचड़ी होती है उसको क्या बोला गया है? ओदन का उल्लेख मिलता है। भोजन में फल, सब्जियां, फलियों का भी स्थान है। लोग मांसाहार भी थे, विशेषकर यज्ञ और उत्सवों में। गौ मांस, अश्व मांस और बकरे का मांस कभी कभी खाया जाता था। देखो वैसे तो गौ को ये लोग पूजते थे, गाय को, लेकिन उसका मांस भी खाते थे। वही जैसा बीफ बिजनेस आज के दिन भी है। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा बीफ बिजनेस किसका है? एक ब्राह्मण का है। तो आप लगा के देख लो। मांस को प्राय यज्ञों में देवताओं को अर्पित करने के बाद खाया जाता था। जैसे आज के दिन भी हमारे कई जगह बलि पूजा होती है, खासकर जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखोगे। ठीक है, दुर्गा माता को बलियां दी जाती हैं। ऋग्वेद में सोमरस को देवताओं और मनुष्यों का प्रिय पेय बताया गया है। और सोमरस बताया था मैंने आपको कैसे बनता है, कि एक सोम का पेड़ होता है, उसको अच्छी तरीके से कूट के, पीस के उसका रस निकाला जाता है। ठीक है, निचोड़ के फिर उसको पिया जाता है। उसमें चाहे आप दूध, दही कुछ मिला लो। ऋग्वैदिक लोग मदिरा और सूरा जैसी मद्यपान वस्तुओं का भी सेवन करते थे। सोम को देवताओं का पेय और सूरा को सामान्य जनों का पेय कहा जाता था। सोम देवताओं का पेय पदार्थ और सूरा सामान्य लोगों का। ऋग्वेद में आपको अन्न, दूध और घी किसके प्रतीक दिखते हैं? समृद्धि के प्रतीक। भोजन सदैव सामूहिक रूप से किया जाता था, विशेषकर जब इनके फेस्टिवल्स वगैरह होते थे। ऋग्वेद के लोग मधु, शहद भी खाते थे। लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से समझा है। भोजन को हमेशा अग्नि और देवताओं को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण किया जाता था। ऋग्वैदिक समाज में शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित थे। गरीब वर्ग प्राय जौ, दाल और दूध पर निर्भर थे। अमीर और राजवंशी जो लोग थे वो विभिन्न तरह का मांस हो गया, घी हो गया, सोमरस का अधिक सेवन करते थे। अगर अब हम इनकी वेशभूषा की बात करें कि इनकी वेशभूषा कैसी थी, देखो ये ठंडे एरिया में ज़्यादा रहते थे, वहाँ पे ऊन, चमड़ा और कपास के वस्त्र ये लोग पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही ऊनी और सूती वस्त्र धारण करते थे। धोती नुमा वस्त्र नीचे का परिधान पहनते थे, जिसको क्या बोलते थे? नीचे के परिधान को क्या बोलते थे बेटा? नीवी भी बोलते थे। नीवी नहीं, नीवी तो अंदर की तरफ पहना जाता था, उसको बोलते थे वास। क्या बोलते थे? जो नीचे की तरफ पहना जाता था उसको बोलते थे वास। ऊपर के लिए पुरुष उत्तरीय यानी कि ओढ़नी या अंग वस्त्र पहनते थे, जिसको बोला जाता था अधिवास। क्या बोला जाता था? अधिवास। महिलाएं लंबा घाघरा, ओढ़नी, कुर्ती नुमा वस्त्र पहनती थी। महिलाओं के वस्त्र पुरुषों की अपेक्षा अधिक सजावटी होते थे। लोग अपने वस्त्रों को वनस्पति और खनिज रंगों से रंगते थे। पीला, लाल, सफ़ेद और नीला रंग इनका प्रचलित था। महिलाएं आभूषणों का प्रयोग करती थी, जैसे कर्णफूल हो गया, हार, चूड़ियाँ। आभूषण प्राय सोने, चांदी, तांबे, कांसे और मनकों के बने होते थे। पुरुष भी अंगूठी, कंठहार, बाजूबंद पहनते थे। ऋग्वेद में स्वर्णाभरण किसको बोला गया है? जो सोने के आभूषण होते थे उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है,
और लोग केश सज्जा पर ध्यान देते थे। महिलाएं जूड़ा और बेनी बनाती थी। पुरुष प्राय लंबे बाल रखते थे और कभी कभी गूंथते भी थे। पगड़ी, जिसको उशनीन बोला गया है, उशनीन, ठीक है, उशनीश, उशनीश क्या बोला गया है, उशनीश, पहनने की परंपरा भी प्रचलित थी। जूते और सैंडल चमड़े से बनाए जाते थे, जो कौन बनाते थे, चर्मकार, ठीक है, जिनको चमार बोलते थे ये लोग, ठीक है। अमीर वर्ग के वस्त्र अधिक मुलायम और रंगीन होते थे। गरीब वर्ग साधारण ऊन और खादी वस्त्र पहनते थे। ऋग्वेद में वस्त्रों को वासा और अत्क नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। किस नाम से संबोधित किया गया है, वासा और अत्क। वेशभूषा में शालीनता, सादगी दिखाई देती थी, परंतु त्योहारों पर विशेष सज्जा और आभूषण का प्रयोग किया जाता था। अगर हम ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति देखें तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च और सम्मानजनक थी। स्त्रियों को समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनकी दशा कमज़ोर होती गई। जैसे आपके 10वें मंडल के टाइम तक स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी और वेद अध्ययन भी करती थी। जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा जैसी स्त्रियां ऋग्वेद में ऋषिकाएं थी, ठीक है, यानी कि विद्वान औरतें बोलते हैं जिनको। स्त्रियां सभाओं और विदत चर्चाओं में भाग लेती थी। सभा और विदत, विदत चर्चा का मतलब क्या हो गया आपका, विदत, ठीक है, विदत में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। उन्हें यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था। विवाह प्रथा कैसे था, मोनोगैमी था, यानी कि एक पत्नी प्रथा पर आधारित था। लेकिन जैसे ही उच्च कुल के, यानी कि उच्च कुल कह रही हूँ, उच्च वर्ग के लोग थे, जो अमीर थे, वो लोग बहुपत्नी प्रथा भी करते थे। स्त्रियों को पति चुनने के लिए स्वतंत्रता स्वयंवर के रूप में भी प्राप्त थी। विधवा को पति के साथ सती होने की परंपरा नहीं थी। दोबारा जैसे देवर के साथ शादी करने का परंपरा थी। स्त्रियां संपत्ति की भागीदारी थी और उत्तराधिकार भी पा सकती थी। जैसे घोषा ऋषिका थी, जो आपकी घोषा नाम की लेडी थी, इन्होंने ऋग्वेद में अपनी वाणी में से ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। क्वेश्चन आ जाए, ऋग्वेद में किस फीमेल ने, किस स्त्री ने ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है, हम क्या कह देंगे, घोषा ने किया है। ऋग्वैदिक स्त्रियां युद्ध में वीरों को प्रोत्साहित करती थी। इस काल में स्त्री पुरुष के संबंध समानता और सम्मान पर आधारित थे। बाल विवाह और प्रदा प्रथा भी अस्तित्व में नहीं थी। स्त्रियां संगीत, नृत्य और कला में भी परंपरागत थी। पुत्र और पुत्री के जन्म को समान रूप से सौभाग्य माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये पुत्र को इम्पोर्टेंस मिलती गई। ऋग्वेद में पुत्री को भी विदुषी और कुल दीपिका कहा गया है। स्त्रियों का विवाह योग्य लगभग 16 से 20 वर्ष मानी जाती थी। स्त्रियां धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में सक्रिय थी। कुल मिलाकर ऋग्वेद काल में भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्वर्णिम स्थिति का युग था। अब बात आ जाए ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सहधर्मिणी कहा गया है। सहधर्मिणी का मतलब होता है जो हर धर्म में साथ दे, यानी कि पति के साथ धर्म में पालन करने वाली। ये बोला जाता था कि अगर पति अकेला एक यज्ञ में बैठ गया तो वो यज्ञ अधूरा होता था जब तक वो अपनी पत्नी के साथ नहीं बैठता था। क्या बोला गया उनको, सहधर्मिणी। स्त्रियां गृहिणी, माता, विदुषी की भूमिका निभाती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं था। स्त्रियां संस्कार, मंत्र पाठ और यज्ञ कर्म करने में सक्षम थी। ऋग्वेद में स्त्रियों को सम्राज्ञी की उपाधि थी। सम्राज्ञी की उपाधि क्या होती है आप मुझे बताओ, सम्राट, सम्राज्ञी पढ़ा है ना, सम्राट, सम्राज्ञी। विवाह के समय स्त्री को कहा जाता था सम्राज्ञी भव, अर्थात परिवार की रानी बनो। स्त्रियां धन, पशुधन, भूमि की स्वामिनी बन सकती थी। ऋग्वेद में स्त्रियों को मित्र, सखा और जीवन संगनी के रूप में चित्रित किया गया है। स्त्रियां परिवार की आर्थिक इकाई थी। वे दुग्ध उत्पाद, बुनाई, रंगाई में योगदान देती थी। विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह स्वीकृत था। पत्नियां पति के साथ यज्ञ में बैठती थी और आहुति देती थी। ऋग्वेद में स्त्रियों की तुलना उर्वरा भूमि से की जाती थी, यानी कि जो फर्टाइल लैंड होती है उसको हम बोलते हैं उर्वरा भूमि।
ठीक है, तो स्त्रियां भी क्या करती हैं भाई, बच्चे को जन्म देती है, एक नई पीढ़ी को लेके आती है, तो इसलिए उनकी तुलना किससे होती थी, उर्वरा भूमि से। वो तो कंडीशन बाद में खराब हुई है और आज तो और भी ज़्यादा खराब कंडीशन है भाई। कोई कुछ कह ले, इक्वालिटी दे दी, इक्वल हो गए, नहीं हुआ। आज भी हमारे देश में 95% फीमेल्स जब आगे शादी करके जाते हैं तो उनको ये लगा लो बधुआ मजदूर ही समझा जाता है, दास प्रथा समझा जाता है। स्त्रियां कृषि और पशुपालन के पुरुषों की सहायता करती थी। इस काल में स्त्रियां नैतिक और धार्मिक अनुशासन के समान रूप से सहभागी थी। ऋग्वेद में उल्लेख क्या मिलता है कि स्त्री को सभा और समिति में भी मान्यता प्राप्त थी। सभा और समिति को क्या बोला गया है, जुड़वा बहनें। नृत्य और संगीत स्त्रियों के प्रिय शौक थे। ऋग्वैदिक समय में स्त्रियां स्वयं को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को पहचानती थी, यानी कि उनकी भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती थी। ऋग्वेद में स्त्रियों को काव्य और वाणी की शक्ति से युक्त बताया गया है। स्त्रियों के लिए सती प्रथा नहीं थी, प्रदा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह जैसी कुरीतियां कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल वास्तव में स्त्रियों की सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक स्वतंत्रता का युग था, इसलिए इसको स्वर्ण युग भी बोला गया है स्त्रियों के लिए। अब देखो प्रमुख स्त्रियां कौन सी थी। अपाला जो थी वो ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा, तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। घोषा जो थी, घोषा जिन्होंने ब्रह्मचार्य का भी वर्णन किया है। ऋग्वेद की ऋषिका, 2 सूक्तों की रचयिता, वैदिक ज्ञान चिकित्सा विद्या में परंपरागत थी। ठीक है, पारंगत यानी कि डिग्री होल्डर लगा लो, जैसे आज के दिन डिग्री होल्डर होते हैं भाई आपके। विश्ववारा थी जो, ये कौन थी, इनके रचित ग्रंथों में प्रकृति और देवताओं की स्तुति मिलती है। लोपामुद्रा अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य थे जो, उनकी पत्नी थी ये, और ऋग्वेद में रचित सूक्तों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी ये। सुभाषिनी जिनको हम शाश्वती के नाम से जानते हैं, ये विद्वता और वाणी में कौशल थी। शर्मा कौन थी, देवता और मनुष्यों के बीच जो संवाद करने वाली थी, उनको शर्मा बोला जाता था। आदिति यानी कि जो देव माता, आदित्यों की जननी। उषा किसको बोला गया है, ऋग्वेद की प्रातःकालीन देवी, सुंदरता और जागृति की प्रतीक बोला गया है। रात्रि रात की देवी के रूप में उल्लेखित है। सिंधु और सरस्वती, इन नदियों को भी देवी स्वरूप मानकर स्त्रियों की तरह इनकी स्तुति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या लिख रखा है, वन लाइनर। जनजीवन कैसा था। ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन में जीवन यापन करते थे। प्रमुख पशुधन गाय, बकरी, ऊंट और अश्व शामिल थे। जो गेहूं, चावल आदि इनके प्रमुख अनाज थे। दूध, घी, शहद का नियमित सेवन करते थे। भोजन प्राय सामूहिक रूप से किया जाता था। सोमरस और सूरा पेय, सोम था उच्च वर्ग के लिए, सूरा था सामान्य वर्ग के लिए। आवास में मिट्टी और लकड़ी के घर प्रचलित थे। अमीर वर्ग के घर पत्थर और ईंटों से बनाए जाते थे। लोगों का जीवन गांव और नदियों के किनारे केंद्रित था। सभाएं और पंचायतें जीवन यापन करने का केंद्र थी। विवाह एक पत्नी था, यानी कि मोनोगैमी था। स्त्रियों को शिक्षा और यज्ञ कर्मों में भागीदारी का अधिकार था। लोगों का पहनावा ऊन, कपास, चमड़े के वस्त्र से बना होता था। लोग साधारण और सजावटी आभूषण पहनते थे, मनोरंजन करते थे। श्रमिक वर्ग खेती और पशुपालन में लगे रहते थे। ऋग्वैदिक समाज में राजा और प्रधान लोग सामूहिक निर्णय में मार्गदर्शक करते थे। धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ हो गए, हवन हो गए, देवताओं की पूजा प्रमुख थी। लोग अपने कुल, गोत्र, वंश के अनुसार सामाजिक पहचान रखते थे। भाई आज के दिन भी होना चाहिए। देखिए मैं इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ठीक है भाई, आपकी मजबूरी है, आप करिए, वरना जहाँ तक हो सके अपने ही कुल में रहिए। ठीक है, मॉडर्न बनिए पर संस्कार पुराने रखिए। जीवन सरल था पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय था। देखिए दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध क्या था, किनके बीच में हुआ था, हमने अच्छे से समझा है लास्ट में। यह युद्ध राजा सुदास, जिनको अहू भी बोला गया है, और 10 राजाओं के बीच में हुआ था दशराज्य युद्ध। ठीक है, दशराज्य युद्ध किनके बीच में हुआ था, राजा सुदास और आपके अन्य 10
जो राजा थे उनके बीच में हुआ। और राजा सुदास किस वंश से थे? त्रिस्तुवंशीय थे। कौन से वंश से थे? लिख देती हूँ मैं, त्रित्सुवंशीय, ठीक है, भारतवंश। इसे 10 राजयुद्ध यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं। युद्ध का मुख्य कारण साम्राज्य विस्तार और सामुदायिक प्रभुत्व था। यह युद्ध सप्त सिंधु प्रदेश के पास सिंधु नदी के किनारे लड़ा गया। सिंधु की एक नदी है पुरुषनी नदी, सिंधु की जो सहायक नदी है कौन सी? पुरुषनी। उस नदी के किनारे लड़ा गया, जिसको हम रावी नदी भी बोलते हैं, इरावती नदी भी बोलते हैं, ठीक है। यह राजा सुदास और अहू वंश के कौरव सम्राट थे। कौरव ये कह दो कि बाद में भाई कुरु इन्हीं से आए हैं, ठीक है, राजा सुदास के वंश से ही। 10 विरोधी राजा कौन से थे? जैसे पुरु, पितृग, अश्विनी, अश्ववर्धन, शकुनी नहीं थे भाई। शकुनी किसने लिख दिया? ये कौन कौन से थे? अनु, द्रहयु, यदु, पुरु, तुर्वश, अलिन, पक्त, भलानस और कौन से थे? शिव। और कौन से थे? शिव, विशानिन। काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थे आपके जो 10 वंश थे अलग से, जिनके साथ युद्ध था। पता नहीं क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे, पितृग। कौन कौन से वंश थे बेटा वो आपके? 10 विरोधी वंश। अनु, द्रहयु, यदु, पुरु, तुर्वश, अलिन, पक्त, भलानस, शिव, विशानिन। ऋग्वेद के अनुसार सुदास ने यज्ञ और अग्नि पद्धति का प्रयोग करके विजय की प्राप्ति की। युद्ध में अश्व, रथ, धनुष, बाण का इस्तेमाल किया गया। विजय के बाद सुदास ने सिंधु और उसके किनारों के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। 10 राजयुद्ध से आर्यों की राजनीति शक्ति और सामरिक इनका प्रभुत्व बढ़ा। यह युद्ध ऋग्वैदिक राजनीतिक और धार्मिक इतिहास का प्रमुख उदाहरण है। युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और सूक्त कौन से हैं? 18 से 33। 10 राजाओं की हार से सुदास का नेतृत्व मजबूत हुआ। यह युद्ध सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे और पंच सिंधु क्षेत्र में हुआ। युद्ध में युद्ध कौशल के साथ राजनीतिक और धार्मिक रणनीति का उपयोग हुआ। अब हम देखते हैं कि समाज कैसा था। ऋग्वैदिक समाज, सोसाइटी कैसी थी बेटा? मुख्यतः ग्राम्य और नदी घाटी आधारित था। समाज, वर्ग और जाति की प्रारंभिक विभाजन था। प्रमुख वर्ग आपके ब्राह्मण थे, जिनको धर्मपाल बोला जाता था। क्षत्रिय योद्धा हो गए, वैश्य कृषक और व्यापारी हो गए, शूद्र सेवक हो गए। और ये किस में? आपके पुरुष सूक्त 10वें मंडल में। समाज में राजा और प्रधानों का प्रभाव सबसे अधिक था। राजा शासन, न्याय और यज्ञ अनुष्ठान में प्रमुख भूमिका निभाते थे। समाज में पंचायत और सभा निर्णय लेने के लिए अस्तित्व में थी। स्त्रियों की स्थिति उच्च और सम्मानजनक थी। वे शिक्षा और यज्ञ में भाग लेती थी। विवाह प्रथा वही मोनोगैमी था। बच्चों की शिक्षा और संस्कार दिए जाते थे। अमीर और गरीब वर्ग के बीच जीवन शैली में अंतर था, जो अंतर हमेशा से रहा है और रहेगा, ठीक है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर ख़त्म करना है तो नेपाल वाला जनजी बन जाओ। आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित था। लोग नदी किनारे बसे थे, जिनमें जल और उपजाऊ भूमि मिलती थी। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान समाज के केंद्र में थे।
समाज और सहकारी सामूहिक जीवन की परंपरा थी। लोग सामाजिक और धार्मिक नियमों का पालन करते थे। आभूषण और वेशभूषा से सामाजिक स्थिति और संपन्नता का पता चलता था। युद्ध और सुरक्षा समाज के महत्वपूर्ण हिस्से थे। मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, खेल और क्या क्या थे। कैसे मनोरंजन करते थे? आखेट करके, घुड़दौड़ करके, रथ दौड़ करके, ठीक है, मल्ल युद्ध होते थे, धूत क्रीड़ा होती थी। ये इनके मनोरंजन के साधन थे। आर्य समाज में गोत्र कुल के आधार पर पहचान होती थी। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक समाज सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से सुव्यवस्थित और सामूहिक था। समाज में ब्राह्मण मुख्य रूप से यज्ञ, शिक्षा और धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। क्षत्रिय वर्ग युद्ध, सुरक्षा और राजनीतिक नेतृत्व का काम करते थे। वैश्य वर्ग कृषि, पशुपालन और व्यापार में प्रमुख थे। शूद्र वर्ग सेवक और श्रमिक के रूप में काम करते थे। आर्यों के बीच गोत्र और कुल का बहुत महत्व था। समाज में वृद्धों और बुजुर्गों को विशेष सम्मान होता था। पंचायतों और सभा में निर्णय लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों को राजा और ब्राह्मण माना जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञ में समाज के सभी वर्ग हिस्सा लेते थे। ठीक है, स्त्रियों को गृह शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय भागीदारी का अधिकार था। विवाह में सामाजिक स्तर और कुल का ध्यान रखा जाता था। कुल, गोत्र, ठीक है। बच्चों को ज्ञान, वेद, अध्ययन, कौशल सिखाया जाता था। समाज में धन संपत्ति का वितरण था, वो वर्ग के अनुसार होता था। आर्य समाज में सहयोग और जो आपका सामूहिक जीवन होता था उसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी बहुत ज़्यादा। मनोरंजन में जैसे आपका संगीत हो गया, नृत्य हो गया, शिकार हो गया, खेल हो गया, धूत क्रीड़ा होगी, ठीक है, घुड़दौड़ हो गई, रथ दौड़ हो गई, मल दौड़ हो गया आपका, ये सब इनके मनोरंजन के लिए प्रमुख थे। अमीर वर्ग विशेष रूप से आभूषण और सजावटी वस्त्र पहनते थे। गरीब लोग वही साधारण वस्त्र और जीवन शैली अपनाते थे अपने नॉर्मल। ऋग्वैदिक समाज में युद्ध और सैन्य कौशल का सम्मान किया जाता था। लोग अपने आदर्श और धार्मिक नियमों का पालन करते थे। समाज में नदी और जल स्रोत के पास बस्ती होना आम था। कुल मिलाकर आपका जो ऋग्वैदिक समाज था वो कैसा था? धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से अच्छी तरह व्यवस्थित था। देखिए, कुल यानी कि जो आपका गोत्र था। आर्यों में परिवार या वंश की पहचान करने की परंपरा होती थी। कुल का पालन वंशीय और धार्मिक कारणों से किया जाता था। ग्राम जो आपका विलेज था, छोटे सामाजिक और आर्थिक इकाई जिसमें परिवार एकत्र होकर रहते थे। ग्राम में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे। फिर आगे आपके वंश, परिवारों का विस्तृत समूह, कुल का बड़ा रूप। वंश का नेतृत्व अक्सर घर का जो वरिष्ठ पुरुष होता था, प्रधान होता था, वो करता था। जन, जिनको हम ट्राइब्स या कम्युनिटी बोल देते हैं, कई वंशों का संगठित समूह होता था। जन का नेतृत्व राजा या प्रमुख करता था। जन के भीतर पंचायत सभा निर्णय लेने के माध्यम थे। राष्ट्र या स्टेट बोल दो, कई जनों का संघ जिसमें राजनीतिक और सैन्य संगठन था। जनों का संघ का मतलब है जो आपकी ट्राइब्स थी, जो आपकी कम्युनिटी थी, इनके काफ़ी लोगों के संघ, काफ़ी आपकी ट्राइब्स। राष्ट्र की सुरक्षा और प्रशासन कार्य राजा और क्षत्रिय वर्ग करते थे। कुल, ग्राम, वंश का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था और पहचान बनाए रखना था। जन और राष्ट्र का उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व का संसाधन नियंत्रण था। ग्राम और कुल में सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान नियमित रूप से किए जाते थे। वंश और जन के माध्यम से संपत्ति अधिकारों का वितरण तय होता था। राष्ट्र की सीमाएं अक्सर नदी, पर्वत और प्राकृतिक बाधाओं द्वारा निर्धारित की जाती थी। कुल और वंश में विवाह नियम गोत्र पर आधारित होता था और जो होना भी चाहिए, आज भी यही होना चाहिए भाई, ठीक है, वरना इतना गंदा माहौल हो चुका है भाई। एक गांव के तो बच्चे आपस में शादी कर रहे हैं। जन और राष्ट्र में युद्ध और सुरक्षा के लिए संगठनात्मक व्यवस्था थी। ग्राम और कुल में सहयोग और सामूहिक जीवन को महत्व दिया जाता था। कुल, ग्राम, वंश, जन और राष्ट्र, ये सभी क्या होते थे? सामाजिक और राजनीतिक संगठन ऋग्वैदिक समाज की आधारशिला पर होते थे। इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी? कैसी अर्थव्यवस्था थी? वही पशुपालन, कृषि पर आधारित थे ये लोग, ठीक है। गाय को ये लोग अपनी संपत्ति मानते थे।
जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर होता था। ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। मुख्य फसलें जो गेहूं, चावल, अनाज थे। लोग दूध, घी, शहद का उत्पादन करते थे। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े होते थे। व्यापार और आदान प्रदान के लिए सिंधु और सरस्वती नदियों का उपयोग किया जाता था। सिक्का प्रथा नहीं थी। कैसी प्रथा थी? बार्टर सिस्टम था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी इनकी। लोग सोना, चांदी, मन के भी व्यापार में प्रयोग करते थे। व्यापारिक वस्त्र, आभूषण, कृषि उत्पाद गांवों और नगरों में खरीद बेचे जाते थे। राजाओं के पास राजस्व और कर संग्रह की व्यवस्था थी। करों में धान्य, पशुधन और वस्त्र शामिल होते थे। राजा और प्रधान लोग युद्ध और सैन्य अभियान से भी आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। यज्ञ और अनुष्ठान के लिए सामुदायिक योगदान होता था। लोग मछली पकड़ने और शिकार करने से भी भोजन और व्यापार करते थे। अर्थव्यवस्था में स्थानीय और क्षेत्रीय सहयोग का महत्व था। श्रमिक वर्ग में किसान, कारीगर और व्यापारी शामिल थे। कारीगर जैसे लोहार जो लोहे का काम करता था, सुनार, बुनकर मुख्य पेशेवर थे। कृषि आधारित उत्पादों का संग्रह और भंडारण समाज का महत्वपूर्ण कार्य था। नदियों के किनारे बसे गांव जल परिवहन और व्यापार में लाभ उठाते थे। ऋग वैदिक समाज में संपत्ति और धन का वितरण वर्ग और कुल के अनुसार होता था। कुल मिलाकर ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि, पशुपालन और व्यापार और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित थी। अब देखो, जैसे हमने एक ये बनाया इसकी शॉर्ट टर्म के लिए कि याद कैसे करें। कृषि मुख्य आधार होता था अनाज उत्पादन के लिए, जैसे गेहूं, जौ, चावल हो गए आपके। पशुपालन आय और भोजन के स्रोत थे। गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े। व्यापार वस्त्रों और मन के आधारित थे, जैसे आपके वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, अनाज हो गए, मछली हो गए। राजस्व कर यानी कि जो टैक्स होता था आपका, राजा प्रधानों के लिए संग्रह होता था। धान्य, पशुधन, वस्त्र के रूप में। यज्ञ और अनुष्ठान कैसे होते थे? सामुदायिक योगदान पर होते थे, जैसे घी, दूध, वस्त्र। श्रमिक या पेशेवर उत्पादन और सेवा के लिए होते थे, जैसे आपके किसान हो गए, कारीगर हो गए, लोहार, सुनार, बुनकर, व्यापारी हो गए। स्थानिक लाभ कैसे होता था? नदियों और गांव का आर्थिक महत्व बढ़ाने के लिए। सिंधु और सरस्वती के किनारे गांव व्यापार में सक्रिय थे। संपत्ति वितरण कैसे होता था इनका? जैसे वर्ग और कुल के आधार पर। अमीर और गरीब के बीच भेद, कुल के प्रमुख को अधिकार होते थे। देखो, जैसे हमने अभी तक किया है, इसके आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, अब हम वो करते हैं। ये कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में प्रमुख कृषि फसलें कौन सी थी? कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, चावल। जौ को हम क्या बोलते थे? यव। चावल को क्या बोलते थे? धान्य। पशुपालन में कौन से पशु महत्वपूर्ण थे? गाय थी, भेड़ थी, बकरी थी, ऊंट थी, घोड़े थे। गाय को बोलते थे अघन्य, न मारी जाने वाली। ऋग वैदिक समाज में व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम से। यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए कौन कौन से उत्पाद दिए जाते थे? कौन कौन से दिए जाते थे? घी, दूध, वस्त्र और अनाज। ऋग वैदिक काल में कर या राजस्व में क्या शामिल था? धान्य, पशुधन और वस्त्र। कारीगर कौन थे? लोहार, सुनार, बुनकर, चर्मकार भी थे। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व था? जल परिवहन और व्यापार का मुख्य मार्ग था। संपत्ति और धन का वितरण किस आधार पर होता था? वर्ग और कुल के अनुसार होता था। ऋग वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कैसा था? कृषि और पशुपालन पर था। व्यापार में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल थी? कौन कौन सी थी? वस्त्र, आभूषण, अनाज और मछली। ये थी आज की आपकी, ठीक है। और इससे नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।